हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज हम जो है वो अपने पॉलिटी की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए हम फंडामेंटल राइट्स में हमने कर लिए थे। आज हम देखेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको छोटी सी ये चीज़ बताना चाहूँगा कि आपकी जो प्लेलिस्ट है पॉलिटी की वो आपकी अपडेट हो गई है। आप जाके उसको जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देख सकते हैं। अच्छा, तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। यहाँ पे हम बात करेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो बेसिकली डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में हम सबसे पहले देखेंगे कि आखिर हमने जो है वो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो है वो लाए क्यों थे, बैकग्राउंड क्या है इनका। ठीक है, तो डीपीएसपी का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये सबसे पहले जो है वो स्पेन में हुआ था ओरिजिन। कहाँ पे? स्पेन में। तो स्पेनिश जो कॉन्स्टिट्यूशन था ना, उसने में वहाँ पे जो है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट लाया गया था। ठीक है, कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ मैं सिर्फ अभी। ठीक है, फिर यहाँ से ये चीज़ चलती चलती जो है वो कहाँ पहुँची? आयरलैंड पहुँची। कहाँ पहुँची? आयरलैंड पहुँची। तो फिर आयरलैंड ने जो है वो अपने डायरेक्टिव प्रिंसिपल वाले कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट किया और उसको अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया। अपने कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने जो है वो 45th आर्टिकल जो था उनका, उनके कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 45 था, वो ये कहता था कि भाई डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स होने चाहिए कहाँ पे? आयरलैंड में। तो ये तो रही बात किस किस की? स्पेन की और आयरलैंड की। ठीक है, स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन हमने देख लिया और आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन हमने देख लिया। ठीक है, स्पेनिश में क्या कॉन्सेप्ट ओरिजिन हुआ? स्पेनिश में 45 आर्टिकल जो था किसका? आपका आयरलैंड का। आयरलैंड का। ठीक है, तो उन्होंने अपने 45th आर्टिकल में डाला इसको। अब उसके बाद जो है वो इंडिया में कैसे आया? ठीक है, इंडिया में इसका कैसे ओरिजिन मिलता है हमें? तो देखो, इंडिया में ना बड़ा इसका सिंपल ओरिजिन मिलता है। क्या? पहले ना अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी तो हिस्ट्री में आपने देखा होगा कि जो गवर्नमेंट का एक्ट था, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो है वो कुछ एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वाला एक्ट लाया था। ठीक है, तो 1935 वाले एक्ट में उन्होंने ये कहा था कि भाई इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन होने चाहिए। क्या? इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, तो इंडिया में कौन सा कंसेप्ट कब आया था? ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो थे 1935 में गवर्नमेंट, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उसने लाए थे। ठीक है, चलो जी। फिर इसके बाद क्या हुआ? फिर इसके बाद ना 1945 में 1945 में ना एक कमेटी फॉर्म हुई। कौन सी कमेटी? सप्रू कमेटी। तो सप्रू कमेटी ने कहा था कि भाई डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स तो आप दे रहे हो, बट जो ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है ना, ये जो राइट्स हैं, इनको सेग्रीगेट कर दो। कैसे? एक होंगे जस्टिशिएबल, जहाँ पे जब हम कोर्ट में जा सकते हैं अगर हमारे वो वायलेट होते हैं। एक होते हैं नॉन जस्टिशिएबल, जिनको गवर्नमेंट अगर वायलेट भी करे तो उसके लिए आप जो है वो कोर्ट में नहीं जा सकते। ठीक है, तो जस्टिशिएबल वाले कौन से बने हमारे? फिर हमारे फंडामेंटल राइट्स बन गए। और नॉन जस्टिशिएबल वाले हमारे कौन से बने? हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स बन गए। इतना समझ आया सबको? ठीक है, अब देखो, अब चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ कि भाई आर्टिकल जो हमारा ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है, ये इंडिया में इनका क्या नेचर है। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले जो है वो हमने अभी देखा कि जो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है ये नॉन इन्फोर्सिएबल है। ठीक है, कोर्ट इनको इन्फोर्स नहीं करवा सकता। आपके अगर ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स वायलेट होते हैं तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते, सीधी बात है। ठीक है, बाकी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो हैं वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो हैं वो इक्वली इंपॉर्टेंट है किसके? फंडामेंटल राइट्स के। ठीक है, इतनी सी बात समझ आई। अच्छा, अब क्लासिफिकेशन की तरफ चलते हैं कि क्लासिफिकेशन क्या कहती है। देखो, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को ना 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। कौन कौन सा? सोशलिस्ट, गांधीयन और लिबरल। सोशलिस्ट कौन? आगे जो लेफ़्ट वाले, जो कहते हैं कि भाई हर एक चीज़ जो है वो, मतलब कि उन्होंने एजुकेशन, सब कुछ ऐसी मतलब इम्पोर्टेंट चीज़ें जो कि एकदम सोशल बेसिस पे जो है वो इम्पोर्टेंस रखती है। गांधीयन वाली कौन सी आ गई? जो बिल्कुल ऐसे आप कह सकते हैं ना भगवान से जुड़ी हुई चीज़ें, सारी वैसी आ गई। ठीक है, अच्छा, नेचर से जुड़ी हुई चीज़ें सारी वैसे आ गई। लिबरल वाली चीज़ें क्या आ गई? लिबरल आ गई कि भाई सबको जो है वो ऐसे बड़ा ऐसे इंटेलेक्चुअल टाइप। ठीक है, इंटेलेक्चुअल टाइप, तो वो आ गई। जैसे सोशलिस्ट वाला मैंने कहा आपको, वो सारी सोशल वाली आ गई। ठीक है, मज़दूरों वगैरह के लिए है ना, लेबर वगैरह के लिए सोचा हुआ है। ठीक है, तो ये सारी वही आ गई। अच्छा, अब चलते हैं मेन पॉइंट की तरफ। देखो, जैसे मैंने कहा कि सोशलिस्ट, सोशलिस्ट में ना
हमारे कितने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं? हमारे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और ये हमारा सब क्लॉज भी अगर हम ऐड कर ले तो हमारे कितने हैं? 7 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं किसके अंदर? सोशलिस्ट प्रिंसिपल के अंदर, ठीक है। अब आर्टिकल 38 देते हैं। आर्टिकल 38 कहता है कि भाई जो गवर्नमेंट होगी, जो स्टेट होगी, स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या? अपना वेलफेयर करने की। किनका? लोगों का वेलफेयर करने की, ठीक है। बाय सिक्योरिंग प्रोटेक्टिंग द सोशल ऑर्डर, बाय इंश्योरिंग सोशल इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल जस्टिस, ठीक है। बाय मिनिमम इक्वालिटी इन इनकम स्टेटस फैसिलिटेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है। तो अगर आपको सिंपल पूछे कि भाई जो आर्टिकल आपका 38 है, जो ये कहता है वो क्या कहता है? आर्टिकल 38 कहता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल का कि भाई जो इक्वल अपॉर्चुनिटी जो है वो मिलनी चाहिए, ठीक है। ठीक है, चाहे वो सोशली हो, चाहे वो इकोनॉमिकली हो, चाहे वो पॉलिटिकल हो, ठीक है। और हम क्या करेंगे? मिनिमाइज़ करेंगे किसको? इनइक्वालिटी को, ठीक है। चलो, आर्टिकल 38 क्या कहता है? आर्टिकल 38 कहता है कि भाई स्टेट के ना कुछ ना पर्टिकुलर ड्यूटीज़ होंगी, ठीक है। स्टेट को कुछ पर्टिकुलर डायरेक्शंस दी गएंगी, ठीक है। टू वर्ड्स सिक्योरिंग क्या? मान लो एडिक्वेट लाइवलीहुड, ठीक है, सिटीजन्स का, कि उनको लाइवलीहुड मिलना चाहिए। जो ओनरशिप है, कंट्रोल है किसका? रिसोर्सेज का, ठीक है। टू सर्व कॉमन गुड्स, ठीक है, ये गवर्नमेंट को, स्टेट को अधिकार दिया हुआ है। टू अवॉइड क्या? कंसंट्रेशन ऑन वेल्थ इन फ्यू हैंड्स, कि गवर्नमेंट जो है वो पूंजीवादियों को जो है वो ज़्यादा पैसा जो है वो कंसंट्रेशन या उनको जो है वो नहीं करने देगी। गवर्नमेंट से उनसे टैक्स लेगी और वो इक्वली जो है वो गरीब लोगों के वेलफेयर के लिए जो है वो उसको देगी, ठीक है। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ठीक है, इसके बारे में भी आर्टिकल 39 कहते हैं। और कहते हैं कि भाई प्रोटेक्शन ऑफ द स्ट्रेंथ एंड हेल्थ ऑफ द वर्कर्स, ठीक है, कि वर्कर्स की जो है वो स्ट्रेंथ और उनकी हेल्थ का भी जो है वो प्रोटेक्ट करेगी। और चाइल्डहुड एंड यूथ शैल नॉट बी एक्सप्लॉइट, ठीक है। तो ये आर्टिकल कौन सा कटा? आर्टिकल 39 कहता है। उसके बाद जो है वो आपका आर्टिकल 41 कहता है कि भाई राइट टू वर्क, टू एजुकेशन, टू पब्लिक असिस्टेंस, ठीक है, इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। बाकी इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। और साथ में आपका जो ओल्ड एज, सिकनेस एंड डिसेबिलिटी, ठीक है, ये सारी सिक्योर करने की भी जिम्मेदारी किसकी है? स्टेट की है, ठीक है। अब स्टेट की एक और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वो क्या करना है? कि सिक्योर करना अपना जस्ट और ह्यूमन कंडीशन फॉर वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ, ठीक है। मैटरनिटी रिलीफ क्या होता है? कि जो प्रेग्नेंट औरतें होती हैं उनको जो है वो असिस्टेंस देना, ठीक है, जिसके रिगार्डिंग हमने अभी जो है वो एक्ट भी पास किया है, अभी अमेंडमेंट की है थोड़ी, ठीक है। अगला कहता है आर्टिकल 43 कहता है कि भाई टू सिक्योर टू ऑल वर्कर्स अ लिविंग वेजेस एंड अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। तो ये आर्टिकल कौन सा कहता है? आपका आर्टिकल 43 कहते हैं। आर्टिकल 43 ए कहता है कि भाई टू सिक्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़, ठीक है, कि इंडस्ट्रीज़ की मैनेजमेंट में भी जो है वो आप वर्कर्स को जो है वो ऐड कीजिए, ठीक है। अच्छा, अब कहता है आर्टिकल 47 कहता है टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल टू इम्प्रूव देयर पब्लिक हेल्थ, ठीक है। तो कहता है कि भाई पब्लिक हेल्थ के लिए जो है वो हमें क्या चाहिए? हमने लेवल ऑफ न्यूट्रिशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को जो है वो हाई करना है। ये कौन सा आर्टिकल कहता है? 47। तो ये हो गए हमारे कौन से? हमारे सोशलिस्ट। तो आप देख रहे हैं ना, सोशलिस्ट में क्या बात की है? सोशल जो लेवल पे जो चीज़ें होती है ना उसकी बात की हुई है सबसे ज़्यादा, ठीक है। अच्छा, अब देखो, अब यहाँ पे देखो, अब चलते हैं गांधीयन प्रिंसिपल्स के बारे में। तो गांधीयन प्रिंसिपल्स में आपकी कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 40, आर्टिकल 43, आर्टिकल 43B, ठीक है। और आपका कौन सा? आर्टिकल 46, आर्टिकल 47 और आर्टिकल 48, ठीक है। चलो इनको सबको वन बाय वन देखते हैं। अच्छा, तो आर्टिकल 40 कहता है कि भाई टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत, ठीक है। विलेज पंचायत की बात कौन करता है? गांधीयन प्रिंसिपल आर्टिकल 40 के बारे में, ठीक है। टू प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्रीज, आर्टिकल 43 गांधीयन प्रिंसिपल, ठीक है। टू प्रमोट वॉलेंट्री फॉर्मेशन ऑफ द
ऑटोनोमस फंक्शनिंग, डेमोक्रेटिक कंट्रोल, प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की बात कौन करता है? आपका गांधीयन प्रिंसिपल। कौन से आर्टिकल के अंडर? आर्टिकल 43B के अंदर। ठीक है, अगला देखो। अगला कहता है कि भाई आर्टिकल 46 किसके बारे में? टू प्रमोट द एजुकेशन इन इकोनॉमिकल इंटरेस्ट ऑफ द वीकर सेक्शन। ठीक है, किस किस के बारे में? जो हमारे SCs, STs और अदर वीकर सेक्शन है, ठीक है, उनके बारे में। आर्टिकल 47 देखो। आर्टिकल 47 कहता है टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ। ठीक है, जैसे मान लो कोई अपना इंटॉक्सिकेशन ड्रिंक्स वगैरह बेच रहा है, कोई ड्रग्स वगैरह बेच रहा है, तो उनको जो है वो ये पब्लिक के लिए हानिकारक है, तो गवर्नमेंट को जो है वो इसको भी कंट्रोल करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा आर्टिकल 48 क्या कहता है? कहता है टू प्रोहिबिट द स्लॉटरिंग ऑफ काउज, काल्व्स एंड मिल्च। ठीक है, एंड अ ड्रॉट कैटल एंड टू इम्प्रूव देयर ब्रीड्स। ठीक है, तो ये आर्टिकल कौन सा बात करता है? आर्टिकल 48। ठीक है, किसके अंदर? गांधीयन प्रिंसिपल के अंदर। चलो आगे देखते हैं। आगे देखो, आगे कह रहा है कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं वो जो लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स, ठीक है, जो लास्ट है क्लासिफिकेशन में, तो वो कौन सा? आर्टिकल 44, 45, 48, 48A, 49, 50 और 51। ठीक है, कहता है कि भाई यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कौन करता है? आर्टिकल 44। सिंपल। जो अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन की बात कौन करता है? आपका आर्टिकल 45। ठीक है, आर्टिकल 48 किसकी बात करता है? टू ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री ऑन मॉडर्न एंड साइंटिफिक लाइंस। ठीक है, और आर्टिकल 48A की बात कौन करता है? टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द इन्वायरमेंट, कि भाई हम इन्वायरमेंट को जो है वो इम्प्रूव करेंगे। आर्टिकल 49 कहता है कि भाई प्रोटेक्ट करेंगे हम किसको? एवरी मॉन्यूमेंट। ठीक है, जो हमारे हिस्टोरिकल इंटरेस्ट में के साथ जो है वो रिलेट करती है। आर्टिकल 50 क्या कहता है? कि भाई हम सेपरेट करेंगे किसको? एग्जीक्यूटिव फ्रॉम जुडिशरी को। ठीक है, इन द पब्लिक सर्विस ऑफ द स्टेट। ठीक है, अच्छा आर्टिकल 51 क्या कहता है? टू एस्टैब्लिश इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी द स्टेट शैल एनविसाज टू मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशनशिप विद नेशंस। ठीक है, फॉस्टर रिस्पेक्ट टू द इंटरनेशनल लॉज, ट्रीटी ऑब्लिगेशन एंड इनकरेंट सेंटिमेंट ऑफ द इंटरनेशनल डिस्प्यूट। मान लो 51 आर्टिकल कहता है कि भाई हम जो इंटरनेशनल लेवल पे जो पीस और सिक्योरिटी फॉर्म करेंगे। क्यों करेंगे? कि भाई हम जो है वो कॉर्डियल रिलेशंस रख पाएँ अपने नेशंस के साथ, है ना, हम इंटरनेशनल लॉज की जो है वो रिस्पेक्ट कर सकें, है ना, ट्रीटीज़ को ऑब्लिगेशन करने के लिए, है ना, और साथ में जो है वो इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स को भी जो है वो हम जो है वो एड्रेस कर सकें। ठीक है, अच्छा अब देखो, अब सारे तो आर्टिकल जो आर्टिकल हमारे हम देखते हैं कि हमारे आर्टिकल जो है वो ये फंडामेंटल डायरेक्टिव प्रिंसिपल वाले ये कहाँ कहाँ से आते हैं? ये आपके जो है वो पार्ट 4 में आते हैं ना, पार्ट 4, है ना, तो ये आपके 36 से लेके 51 तक है। बट ये सारे ना ओरिजिनली नहीं थे, सारे ओरिजिनल नहीं थे, कुछ जो है वो बाद में ऐड किए गए थे। ठीक है, और वो कुछ कौन कौन से बाद में ऐड किए गए थे? जैसे आपका 42nd को कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुई थी 1976 में, उसमें जो है वो 3 आर्टिकल जो है वो सब क्लॉज ऐड किए गए थे। कौन कौन सा? 39A, 43A और 48A। ठीक है, 43, 49, 39 जो ए है वो क्या कहता है? कि भाई फ्री लीगल एड होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? फ्री लीगल एड होनी चाहिए। किसके लिए? पुअर्स के लिए। और कहता है कि भाई पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। ठीक है, क्या कहता है? कि भाई पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स होनी चाहिए किसके लिए? इंडस्ट्रीज में। तो ये भी आर्टिकल जो है वो बाद में ऐड किया गया था सब क्लॉज वाला। ठीक है, अब आगे देखो 48 क्या कहता है? टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द इन्वायरमेंट। ठीक है, क्या करना है? प्रोटेक्ट और इम्प्रूव करना है किसको? इन्वायरमेंट को। अच्छा, अब एक और है जो जो आपका ये सेक्शन 2 है किसकी? आर्टिकल 38 की। सेक्शन 2 आर्टिकल 38 की हमने देखी थी ना, तो वो भी बाद में ऐड की गई थी। वो कब ऐड की थी? 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 को ऐड की गई थी। तो वो क्या कहती है? कि भाई एलिमिनेशन ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी। ठीक है, जिसको हमने जो है वो जो कंसल्टेशन ऑफ वेल्थ वाला है ना, कि इनइक्वालिटी हम जो है वो इनइक्वालिटी हम दूर करेंगे ना, मिनिमम जो है वो हमने, चाहे वो पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिक हो, सोशल हो ना, तो वो उसी की बात करता है। तो ये बाद में ऐड किया गया था।
बाकी आर्टिकल 86 में जो अमेंडमेंट हुई थी 2002 में, तो इसको भी जो है वो क्या किया गया था, यहाँ पे ऐड किया गया था। और इसमें जो है वो दो आर्टिकल ऐड किए गए थे बेसिकली। जो सब्जेक्ट मैटर था ना आपका आर्टिकल 45 वाला, ठीक है, इट चेंज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ आर्टिकल 48, ठीक है। और बाद में इसने क्या ऐड किया था आपका, आर्टिकल 21A ऐड कर दिया था, ठीक है। तो आर्टिकल 21A क्या था आपका, जो एलिमेंट्री एजुकेशन होगी किसके लिए, बच्चों के लिए, ठीक है। तो ये रहे आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, एक ही हमने शॉर्ट में जो है वो पूरी कंप्लीट कर दी है। तो आई होप आपको ये लेक्चर जो है वो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और ऐसे ही लेक्चर्स के लिए जो है वो हम सीरीज़ अपनी कंटिन्यू रखेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि कुछ बच्चों ने ये कहा था कि आपके नोटिफिकेशन जो है वो नहीं आते। तो नोटिफिकेशन आपको इसलिए नहीं आता होगा क्योंकि आपने जो है वो बेल आइकन को जो है वो प्रेस किया होगा, और आपने वहाँ पे एक चीज़ ये देखी होगी कि वहाँ पे आपके नोटिफिकेशन में ना उसको ऑल पे उसको सेट कर दीजिए कि कोई भी अगर वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। बाकी टेलीग्राम का लिंक है नीचे, क्योंकि टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसमें हम जो है वो अपने सारे जो भी लेक्चर्स हमारे अपडेट होते हैं हम वहाँ पे उसके लिंक जो है वो डाल देते हैं। तो बने रहिए, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, और अपनी तैयारी जो है वो अच्छे से कीजिए।